हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th की केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारी क्लास 12th में यूनिट 7 चल रही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें दोस्तों हम सोलवे ग्रुप जो आपका सिक्स्थ ए समूह था उस पर हम पहुंच गए हैं। और आज मेरे भाई जो सिक्स्थ ए समूह है या फिर हम कहें 16वां वर्ग है, कौन सा वर्ग? 16वां वर्ग या सिक्स्थ ए समूह के हाइड्राइड पे बात करेंगे। किस पर? हाइड्राइड पर। तो मेरे भाई जो हाइड्राइड है, इस हाइड्राइड को आप जानते हो क्या? हाइड्राइड को आप जानते हो? हाइड्रोजन के यौगिक जो होते हैं उन्हें हम हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड कहलाते हैं। और इस हाइड्राइड पे हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको 6A समूह के तत्व बता रहा हूं या फिर आपको 16वें वर्ग के तत्व बता रहा हूं। मेरे भाई जो 16वें वर्ग के तत्व हैं वो कितने हैं? 5 ही तत्व हैं, जिसमें पहला तत्व है आपका ऑक्सीजन, दूसरा सल्फर, तीसरा सेलुनियम, चौथा आपका टेलुरियम और पांचवा आपका पोलोनियम। ये 5 तत्व हैं, ये आपके 16वें वर्ग के तत्व हैं। मेरे भाई ये 16वें वर्ग के तत्व हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं, इसे ऑक्सीजन परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार। या फिर एक इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट यहां से बनता है, इस ऑक्सीजन परिवार को या 16वें वर्ग को या 6 समूह को हम बोलते हैं कैल्कोजन तत्व। कौन से तत्व? कैल्कोजन तत्व। यहां से मोस्टली इस चीज को याद रखना है, ये आपका कैल्कोजन तत्व है। कौन सा तत्व है? कैल्कोजन तत्व है। ये आपका जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये जो तत्व हैं ये आपके कैल्कोजन तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं? कैल्कोजन तत्व या ऑक्सीजन परिवार। मेरे भाई ये आपका कौन सा है? 16वां वर्ग है ना। 16 में से 10 हटा दो तो कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। कितने बचते हैं? 6। तो ये जो 6 है, 6 होने के कारण इसको हम बोलते हैं 6A समूह। और दूसरी बात मेरे भाई ये है कि 6A समूह जो होता है तो उसके जो संयोजकता कोष में मेरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक तत्व के जो संयोजकता कोष होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा कोष? संयोजकता कोष। इसमें आपका संयोजकता कोष कौन सा होता है? अंतिम कोष, आपको पता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अष्टक पूरा करने के लिए इस परिवार को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो, अष्टक पूरा आपका 8 में होगा। किस में होगा? 8 में। तो 6 हैं, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। कितने चाहिए? 2। तो ये जो आपका परिवार है, ये परिवार 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। और 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के कारण इस परिवार की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है 2-। कितनी? 2-। आपको इस चीज को विशेष तौर पे याद रखना है कि ऑक्सीजन या कैल्कोजन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है मोस्टली 2- होती है। कितनी होती है? 2-। अब मेरे भाई हमें हाइड्राइड पढ़ना है, मतलब आपको जो 6A परिवार है इसके हाइड्राइड पढ़ना है। तो मेरे भाई यदि ये परिवार हाइड्रोजन से सहयोग करे, ये परिवार किससे क्रिया करे? हाइड्रोजन से क्रिया करे। आपको पता है हाइड्रोजन पर कितना होता है? 1+। तो ये परिवार हाइड्रोजन से सहयोग करेगा तो वो हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। तो ये जो हाइड्राइड है इसके वही चीज हमें बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है इस परिवार पे क्या 2- और H पर क्या 1+। तो जब O पर 2- होगा और H पर 1+ होगा तो ये इधर और ये इधर, तो आपका H जो प्लस वाला होता है वो अक्सर मेरे भाई आगे लिखाता है। तो आप H को क्या कर दो? आगे लिख दो, O को लिख दो पीछे। तो H इधर, 1 इधर और 2 इधर, तो ये आपका बन जाएगा H2O। जब इससे सहयोग करेगा H+, 1+ S 2-, तो ये बन जाएगा आपका H2S। क्या बन जाएगा? H2S। इससे सहयोग करेगा तो ये बन जाएगा H2Se। जब ये इससे सहयोग करेगा तो ये बन जाएगा H2Te। और जब ये इससे सहयोग करेगा तो ये बन जाएगा H2PO। समझ गए ना मेरे भाई? है ना। अब ये देखो, इसका नाम कैसे बोला जाता है उस चीज को और समझ लो। देखो, ये क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है? ऑक्साइड। क्या है? ऑक्साइड। तो इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड।
हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन सेल्यूनाइड, क्या सेल्यूनाइड, और इसका नाम क्या है हाइड्रोजन टेल्यूराइड, और इसका नाम क्या है हाइड्रोजन पोलेनाइड, क्या फोलेनाइड। तो ये मेरे भाई हाइड्राइड है। मेरे भाई हाइड्राइड का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं। तो ये जो आपका 6 से परिवार है इस टाइप के हाइड्राइड बनाता है। अब इस चीज में आप देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है बिल्कुल देखो सब में सेम चल रहा है, दो दो चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से इसका सामान्य सूत्र बनाए तो ये तो H2 बनेगा, लेकिन आपको देखो इधर O है, इधर S, इधर He, तो ये जो परिवार के तत्व हैं इस परिवार के तत्वों को हम क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तो इसका जो सामान्य सूत्र बनेगा वो बनेगा आपका H2M, और ये समान प्रकार के हाइड्राइड बनाते एक जैसे। देखो तत्व चेंज है उसमें, और इसके अलावा तत्व के अलावा और कोई चेंज है क्या, नहीं। तो ये समान प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको और डिस्क्रिप्शन में हम समझ लेते हैं। इसकी मेरे भाई थोड़ी सी हम थ्योरी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या थ्योरी है, देखो हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं, सबसे पहली बात तो ये आपको समझना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका जो 16वें परिवार है 6 से समूह के जो तत्व है हाइड्रोजन से सहयोग करके समान प्रकार के मतलब एक जैसे, समान प्रकार के मतलब एक जैसे हाइड्राइड बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। हमने अभी सीख भी लिया बनाना, हमने सीखा ना मेरे भाई, बना लिया, ठीक है। जिनका जो सामान्य सूत्र है वो आपका है H2M, क्या है H2M होता है, यह जो है ना निम्न है। आपको मेरे भाई ये पता होना चाहिए। देखो H2 तो आपका रहेगा सिम है, सिंपल है, और M की जगह O रखेंगे H2O बन जाएगा। H2 सेम है, M की जगह S रखेंगे H2S बन जाएगा, है ना। M की जगह ऐसी रखेंगे H2SE बन जाएगा, M की जगह TE रखेंगे H2TE बन जाएगा, M की जगह आप PO रखोगे तो H2PO बन जाएगा, जो मैंने आपको भी बना के सिखाया है, ठीक है। इसको मैंने अब डायरेक्ट कर दिया, है ना। तो इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेल्यूनाइड तो हाइड्रोजन सेलिनाइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड तो हाइड्रोजन टेल्यूराइड, और हाइड्रोजन पोलेनाइड। ये मेरे भाई ये इसके हाइड्राइड हैं, क्या बने हैं इसके हाइड्राइड। आई होप कि मैंने देखो बनाना भी सिखा दिया और ये डायरेक्ट मैंने आपको बता भी दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक सेकंड और सुनो, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम और ये पोलोनियम। बस आपको कुछ नहीं करना है। H2 तो आपका सेम रहेगा, H2 की जगह O रखेंगे H2O, S रखेंगे H2S, SE रखेंगे H2SE, T रखेंगे H2T, और PO रखेंगे H2PO, ये बन जाएंगे। तो ये हो गए। अब थोड़ा सा इसमें स्पेशल बात ये है मेरे भाई, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो H2O है ये केवल आपका द्रव प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है, द्रवी होता है। बाकी जितने भी हाइड्राइड ये होते हैं ये मेरे भाई गैसीय प्रकृति के होते हैं। कितने कैसे होते हैं, गैसीय प्रकृति के होते हैं, है ना। ये सब गैस और ये आपका क्या, द्रव। अब मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि अब देखो ये द्रव है तो इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि द्रव का गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है। ठोस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम, और गैस का सबसे कम। तो ये ठोस है, द्रव है, तो इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा, उनके गलनांक क्वथनांक के मान क्या होंगे, कम होंगे। ये चीज आप समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल आप समझ गए होगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और मेरे भाई आपको एक चीज और याद रखना है कि जो आपका जो H2O है, जल है जो, इसको छोड़कर जितने भी हाइड्राइड है मेरे भाई ये विषैले होते हैं। कैसे होते हैं, विषैले। ये चारों हाइड्राइड जो है ना ऑक्सीजन के चारों हाइड्राइड हैं वो सब विषैले हैं, इसको छोड़ दिया जाए। ये जो जल है वो विषैला नहीं है, बाकी शेष हाइड्राइड सब कैसे होते हैं, विषैले। इन चीजों को आपको याद रखना है। और आपको थोड़ा सा हम गुणों के बारे में बताते हैं। अब गुणों पे इसकी बात करते हैं। तो मेरे भाई ये कुछ हाइड्राइडों के गुणों पे ना थोड़ा सा हम बात करेंगे, आपको समझाते हुए एक एक चीज, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है प्रकृति। तो प्रकृति में अगर बात करें तो आपका मेरे भाई जो H2 है, इस H2 को यदि हम छोड़ दें, तो जितने भी जो हाइड्राइड हैं वो विषैली प्रकृति के हैं। ये जो H2 है इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो बाकी जो हाइड्राइड हैं कौन सी प्रकृति के हैं, ये विषैली प्रकृति के हैं। अब भी आपको मैंने जस्ट बताया, तो ये भी इसका एक गुण है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा जाता है भौतिक अवस्था। क्या होता है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में सिर्फ ये बताता है कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। तो मेरे भाई आपको पता है जो H2O है वो क्या है, द्रव, और जबकि जितने भी जो हाइड्राइड हैं, शेष हाइड्राइड हैं, वो कैसे हैं, गैस हैं। तो ये आपका द्रव हो गया, ये सब आपके गैस हो गए। ये आपका द्रव और ये सब आपके गैस।
ओके, चलो तो मैंने आपको अभी बताया था। अब गलनांक क्वथनांक की बात कर लो मेरे भाई। तो गलनांक क्वथनांक में अगर विशेष तौर पे हम बात करें किस पर, गलनांक क्वथनांक पे, तो आपको एक चीज पता है मेरे भाई, द्रव जो है उसका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। तो ये H2O द्रव है तो इसका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पूरा लिख लेना, गलनांक क्वथनांक अधिक, ठीक है। और जितने भी जो शेष हाइड्राइड है उनके गलनांक क्वथनांक कम होंगे। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप ये चीज लिख लेना, एवं शेष हाइड्राइडों का गलनांक क्वथनांक कम होता है। तो इतने जो 4 हाइड्राइड बचे हैं इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, ठीक है। क्यों होता है आपको पता ही है, क्योंकि ये गैस है ना। तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाकी अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, और अगला जो पॉइंट है मेरे भाई वो है स्थायित्व। क्या है, स्थायित्व। अब एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली है मेरे भाई, स्थायित्व। क्या पॉइंट पे बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं स्थायित्व पे बात कर रहा हूं, स्थायित्व, ठीक है। क्या, स्थायित्व। तो आप एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, आपके हाइड्राइड क्या है, H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO, ये हाइड्राइड है। आप ये बताओ, जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो आपको पता है मेरे भाई, जो आपकी परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है, वो आपकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और ऊपर से जब नीचे की ओर चलते हैं, अब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो आपका जो नाभिकीय आवेश होता है, क्या होता है, नाभिकीय आवेश, वो नाभिकीय आवेश घटता है, नाभिकीय आवेश घटता है। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, नाभिकीय आवेश घट रहा है, और आपको पता है कोई भी परमाणु के जो अन्य परमाणु है या इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बंधे होते हैं, नाभिक से बंधे होते हैं। तो नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है। तो O से जो H है उसको जो दूरी है वो भी क्या हो रही है, घट रही है। आप ऐसा ही बोल सकते हो, देखो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, तो O और H के जो बीच की जो दूरी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। या इधर से देखो, इधर से कम होगी, इसकी दूरी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा, फिर इससे ज्यादा इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी। मतलब आपकी जो बंध लंबाई है, कौन सी लंबाई है, बंध लंबाई है, वो बंध लंबाई ना मेरे भाई आपकी बढ़ रही है, बंध लंबाई आपकी बढ़ रही है। और जब बंध लंबाई बढ़ेगी तो जो टूटने की क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब टूटने की क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब कहने का ये है कि जो स्थायित्व है वो घट जाएगा, स्थायित्व जो है ना वो घट जाएगा। तो ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जिससे नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, और बंध लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब नाभिक से जो अंतिम कोश की दूरी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी तो नाभिक का आकर्षण उतना ही कम रहेगा, और उतने ही कम मजबूती से वो परमाणु नाभिक से बंधा होगा, और कम मजबूती से यदि वो परमाणु बंधा होगा तो आसानी से वो परमाणु बाहर निकल जाएगा, आसानी से वो परमाणु बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना, जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आपका जो स्थायित्व है वो घटता है। क्यों, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ती है। बंध लंबाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समझ गए ना। तो आपको जो अगला पॉइंट है, आपका ये 4th पॉइंट है, वो आपका 4th पॉइंट क्या है, स्थायित्व। क्या है, स्थायित्व, स्थायित्व, ठीक है। तो स्थायित्व ध्यान रखना है कि H2O, ठीक है, H2S, H2Se, H2Te और H2PO। तो ये जो आपका स्थायित्व का क्रम है H2O से H2PO तक घटता है, ठीक है। तो घटता क्रम है ये, क्या है, घटता क्रम। तो आपको इसमें थ्योरी क्या लिखना है कि H2O से H2PO, H2O से H2PO की ओर जाने पर स्थायित्व का क्रम घटता है। क्यों, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ती है। क्लियर हुआ। तो ये आपके 4 पॉइंट कवर हो गए। अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। अगला मेरे भाई गुण जो है ना वो है आपका अपचायक गुण। कौन सा गुण, अपचायक गुण। मेरे भाई आपको पता है अपचायक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना। इलेक्ट्रॉन जो दान करने की क्षमता होती है उसे अपचायक गुण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करना अपचायक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऑक्सीकारक। ये चीज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन जो दान करना होता है इसे हम बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, क्या करना, इलेक्ट्रॉन आपका जो ग्रहण करना होता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या,
ऑक्सीकारक। ठीक है, समझ गए ना। और समझो H प्लस दान करना, H प्लस दान करना होता है अम्लीय। जो H प्लस दान करता है उसे अम्लीय बोलते हैं। और आगे जो H प्लस आपका ग्रहण करता होता है उसे हम बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्षारीय। इन चीजों को मैं पहले भी बता चुका हूं और आज मैं फिर से बता रहा हूं। अपचायक गुण, इलेक्ट्रॉन दान करना। आप ये बताओ, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है? बोलो हाँ, तो बिल्कुल हाँ, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्या नाभ की आवेश घटता है? बिल्कुल घटता है। जैसे ही परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभ की आवेश घट जाएगा। अब नाभ की आवेश घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम, और इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन फिर आसानी से दान किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वो जो है ना, वो आसानी से दान किए जा सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर सकते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता अधिक हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता अधिक हो जाती है तो अपचायक गुण बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अपचायक गुण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो नाभ की आवेश कम होता है। समझ गए? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब H2O से H2PO की ओर चलेंगे तो जो अपचायक गुण है, कौन सा गुण है? अपचायक गुण। अपचायक गुण तो की ओर जाओगे तो अपचायक गुण का जो क्रम है ना वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। ठीक है, अपचायक गुण का कौन सा क्रम हो गया? ये बढ़ता क्रम। तो इसमें थ्योरी क्या लिखनी है? H2O से H2PO की ओर चलने पर अपचायक गुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अब आ जाओ आप अम्लीय गुण पे। तो देखो अम्लीय गुण क्या है? H प्लस दान करना अम्लीय गुण। तो आप ये बता दो, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। नाभ की आवेश घटेगा? बिल्कुल घटेगा। नाभ की आवेश घटेगा तो जो H है उस जो देखो इनके साथ सबके साथ H लगे हुए हैं, इस H को दान करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब H को दान करने की क्षमता मेरे भाई बढ़ जाएगी, H को दान करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो अम्लीय गुण होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी आप एरो लगा के लिख देना, अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम। अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम, उसमें क्या लिख दोगे? H2O से H2PO की ओर चलने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। बस इतना इसमें आपको मेरे भाई लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे ये चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, जो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है आपका संरचना और बंध कोण। मतलब इस जो 6 समूह की जो हाइड्राइड है उसकी हमें संरचना बताना है और बंध कोण बताना है। ये चीज आपको बताना है। तो मेरे भाई आपको संरचना और बंध कोण यदि बताना है तो आपको संकरण पता होना चाहिए। क्या? संकरण। क्या? संकरण। और आपको पता है संकरण कितने टाइप के होते हैं? लगभग 6। sp है ना, sp स्क्वायर, sp3, sp3d और sp3d स्क्वायर और sp3d3, ये आपके संकरण होते हैं। समझ गए ना? इसमें s और p कितने हैं? 2 हैं। इसमें s 1 है, p 2 है, मतलब इसमें 3 है। इसमें s का 1, p के कितने हैं? 3, मतलब इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आप समझो मेरे भाई, संकरण निकालने की ना मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। और शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई जो संकरण है उससे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। किससे? संयोजी इलेक्ट्रॉन से। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है तो आप 2 से भाग लगाओगे। किससे भाग लगाओगे? 2 से। और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 या संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक है, 8 से अधिक है तो ना मेरे भाई आप किससे भाग लगाओगे? 8 से भाग लगाओगे। किससे भाग लगाओगे? 8 से। मेरे भाई सॉरी, मुझे क्या है, सर्दी हो गई है तो सर्दी की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है, तो 8 से अधिक है तो आप किससे भाग लगाओगे? 8 से। और 8 या 8 से कम है तो आप किससे भाग लगाओगे मेरे भाई? 2 से भाग लगाने वाले हो। ठीक है, अब कैसे? अब देखो आपको इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना। आपको ये पता है ये आपका 16वें ग्रुप का है, 6 का है, 16वें ग्रुप का है। 10 हटा दो, कितने बचे? 6। तो इसके O के तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और पहली कक्षा में 1 ही होता है, मतलब अंतिम कक्षा और पहली कक्षा एक ही बात है उसमें, तो है ना। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8।
अब ये 8 या 8 से कम है तो किससे भाग लगाना है? 2 से। तो भाग लगाओ 2 से, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 कितना आया? 4। मतलब 4 में आपका जो संकरण है वो कौन सा आया? sp3। क्या हो आया? sp3। मतलब इन सब में आप जो संकरण है ना वो संकरण निकालोगे तो सब में आपका जो संकरण होगा वो sp3 निकलेगा। कितना निकलेगा? sp3। और एक बात याद रखना कि जब संकरण sp3 होता है तो संरचना होती है चतुष्फलकीय। कौन सी होती है? चतुष्फलकीय। और जो आपका बंद कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो मेरे भाई आपको बता दे रहा हूं, जो 6A समूह है, 6A समूह के जितने भी हाइड्राइड हैं सभी में sp3 संकरण होता है। कितना संकरण होता है? sp3 संकरण होता है, जिससे इनकी संरचना चतुष्फलकीय और बंद कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ये होता है। समझ गए ना? sp3 संकरण और संरचना चतुष्फलकीय और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन किंतु परंतु सुनना है आपको। लेकिन मेरे भाई आप ये बताओ, देखो ये जो ऐसे H2O है, क्या है? H2O है ना। इस H2O को क्या हम HO और H लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ ऑक्सीजन की संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो देखो 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के संयोजकता कोष में 1 है ना। तो ये तो आपस में साझा कर लेंगे और ये आपस में साझा। तो यहाँ पर देखो साझा करके बंद बना लिया यहाँ, और यहाँ साझा करके बंद बना लिया यहाँ। अब मेरे भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हैं, जिसने कोई भी बंध में, किसी भी प्रकार के बंध में निर्माण में भाग नहीं लिया। तो मेरे भाई इसमें आपको एक चीज याद रखना है मेरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और इसके पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? 2 इलेक्ट्रॉन से एक युग्म बनता है। तो एक युग्म ये है और एक युग्म ये है। इसके पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। कितने हैं? 2। और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण फिर भाई संरचना तो वैसे चतुष्फलकीय होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसके कारण इसकी जो संरचना है वो विकृत हो जाती है। कैसे विकृत हो जाती है? और इसकी जो संरचना है वो बन जाती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना इसकी बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और बंद कोण जो है ना 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। आपको इसमें इतनी चीजों को याद रखना है। तो देखो पूरा पॉइंट आप लिखने के हिसाब से कैसे लिखोगे? ठीक है, तो 6A समूह के हाइड्राइडों में sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, जिससे इनकी संरचना sp3 संकरण होता है, जिससे इनकी संरचना चतुष्फलकीय एवं बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। किंतु इनके पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। क्या होते हैं? 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, जिससे इनकी संरचना विकृत होकर मतलब परिवर्तित होकर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाती है एवं बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारे हाइड्राइड हो गए टोटली, और हाइड्राइडों के हमारे गुण हो गए टोटली। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को आप दिल से लाइक कर दो मेरे भाई, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो लाइव क्लास है वो शाम 8:30 बजे चलती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइव क्लास में जरूर जुड़े मेरे भाई, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइव क्लास जरूर लें आप, 8:30 बजे चलती है। तो दोनों का फायदा उठाएं। आपको जब प्राप्त हो रही है पढ़ाई तो आप करें उसको। ओके, थैंक यू।